हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विनोद कुमार। आज आपको प्रकाश का आवर्तन चैप्टर जो 10 है वो लेके आया हूँ फिजिक्स में। इससे पहले मैं इसमें प्रकाश का परावर्तन के बारे में पूरी वीडियो दे चुका हूँ 2 पार्टों में। ये पार्ट 3 है, तीसरी, जिसमें प्रकाश के आवर्तन के बारे में बताऊंगा। हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। समय न गंवाते हुए इसको हम शुरू करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या है, जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये अविलंब जो होता है, अविलंब की यानी जब विरल, जैसे वायु और कांच या वायु और जल में ले सकते हैं। जब किरण वायु से कांच में जाएगी तो ये अविलंब जो इसकी सतह एकदम, जो अगर हम यहाँ पर ये दे दें, एक कण है ये ए बी सी डी, तो जो सतह ए बी है इस पे जो नॉर्मल है 90 डिग्री, इस पर आपतित किरण नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, अर्थात अपवर्तित किरण। ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण। और अब देखा जाए तो ये कांच हो गया, तो ये आपतित किरण हो गई। अब जब ये विरल माध्यम में जाएगी सघन माध्यम से, तो ये अविलंब से, यानी कि देखिए आप, ये सीधी जानी चाहिए लेकिन ये यहां पर झुक गई, अर्थात ये इसको यहां पर, ये देखे ये सीधी जानी चाहिए ऐसे करके, लेकिन सीधी नहीं जाके क्या हो रही है, ये इससे घर को भागे, अर्थात ये किरण और ये किरण दोनों समांतर होंगी। अब इसमें देखेंगे कोण, आपतित किरण और अविलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इंसिडेंट एंगल। इसी प्रकार से अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर देखा जाए, यहां ये आपतित किरण हो जाएगी आई, आपतन कोण, और ये यहां पर आर परावर्तन कोण हो जाएगा। इसे हम प्रकाश के परावर्तन का, अब इसको मैं आपको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट बताऊंगा। जैसे आपने देखा है कि अगर कोई गिलास है जिसमें पानी है, तो देखें कि पानी में ये एक वायु से अगर किरण उसमें जाती है पानी में, यानी सघन माध्यम में, तो आप देखें ये पेन जो है आपको टेढ़ा दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है ना, टेढ़ा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जब भी कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब से, यानी कि अविलंब की ओर झुक जाती है। ये पहला प्रयोग है। इसके अलावा आप दूसरा प्रयोग देख लें कि जैसे पानी में अगर नींबू देखें तो आप आकार में छोटा लग रहा है, और ये अगर हम इसको इसी तरह से अगर डालें तो देखेंगे ये बड़ा दिखाई देगा। ये अपवर्तन के कारण ही हो रहा है। हाँ, तो अभी तक हमने अपवर्तन के बारे में पढ़ा। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। जिस तरह से आपने परावर्तन के नियम पढ़े थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे अविलंब तीनों एक ही तरह में होते हैं। इसमें क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तरह में होते हैं, जो मैंने यहाँ रिटर्न किया है। आप इसे शॉर्ट नोट ले सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम परावर्तन का जो नियम था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता था। इसमें है, आप अगर कोई एक ही रंग का प्रकाश है या एक माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम का की बात करें, तब आपतन कोण की ज्या को साइन कहते हैं, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, एक निश्चित होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक, जहां आई का मान होता है 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। ये जो स्थिरांक यानी कि जो अनुपात है इनका, इसी को हम, यानी कि एक जो स्थिरांक है, इसको पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि स्थिरांक को अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर। अर्थात अगर हम कभी कभी वायु के सापेक्ष कहते हैं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक,
तो यहां पर अगर हम ये लिख दें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक का मतलब इसको a और n g, अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं, बराबर ये हो जाएगा साइन i बटे साइन r। अभी इससे पहले हमने एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में यानी वायु और कांच के बारे में बात करी। अब है माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। अब माध्यम एक वायु भी हो सकती है, माध्यम दो कांच भी हो सकता है, माध्यम एक वायु और माध्यम दो जल भी हो सकता है। तो कोई भी, जिस तरह से मैंने प्रयोग बताया कि जल में भी देख सकते हैं हम, कांच में भी देख सकते हैं। माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक बराबर 1 and 2, 1 माने माध्यम एक और 2 माने माध्यम दो, में माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल। अगर माध्यम एक में हम प्रकाश की चाल मान लो v1 मान लें और इसे v2 मान लें, तो v1 बटे v2, ये सूत्र बन गया आपका, यानी कि 1n2 बराबर v1 बटे v2, ये आपका एक फार्मूला भी बन गया। इसी प्रकार से आप देखें कि माध्यम इसका उल्टा, एकदम इसका रिवर्स कर दें कि माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का अपवर्तनांक, तो क्या होगा, यानी कि वही माध्यम दो में प्रकाश की चाल बटे माध्यम एक में प्रकाश की चाल। दो का मतलब अब ये हो गया, दो में प्रकाश की चाल है v2 बटे v1, तो ये दूसरा हमारा सूत्र बन गया v2 बटे v1। इस तरह से अगर हम कहें कि माध्यम एक हमारा वायु है और दो कांच है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इससे पहले भी करा, तो मैंने बताया था साइन आई बटे साइन आर, तो इसमें हो जाएगा ए एन जी, माने ए फॉर एयर, जी फॉर ग्लास। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। अच्छा, इसको नोट में है देख लें कि वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये याद होना चाहिए। तो वायु में प्रकाश की चाल, जो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल यही होती है, और इसको हम c कहते हैं। कांच में प्रकाश की चाल को हम v कहते हैं। तो इसका फार्मूला हो जाएगा ANG बराबर c बटे v, ये आपका एक अलग फार्मूला बन गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वायु में प्रकाश की चाल अगर हो और नीचे कोई दूसरा माध्यम, एक माध्यम वायु या निर्वात है और दूसरा माध्यम कांच या ग्लास यानी कांच या जल कोई भी हो सकता है, तो ऐसे उसको अपवर्तनांक को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। कभी कभी सवाल आता है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। अगर निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल और दूसरा कोई भी माध्यम है तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं, बराबर nm बराबर c बटे v, यही हो जाएगा आपका फार्मूला, nm बराबर c बटे v। अब देखिए इसमें गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। इसमें यहां पर एक अगर हम कोई कांच का गुटका लें तो यहां पर देखें कि इसमें कांच का गुटका लेकर अगर हम कांच के गुटके से इस तरह से यहां पर एक काटे, अगर यहां से त्रिज्या लेकर हमने एक यहाँ पर इतना भाग काटा, ऐसे यहां से त्रिज्या लेकर यहाँ, तो इसका जो केंद्र है वो ये होगा C1, इधर वाले का केंद्र C2 इधर होगा, तो हमें ये एक आकृति प्राप्त होगी। इस आकृति को हम लेंस कहेंगे। और ये कैसा लेंस है? ये उत्तल लेंस है। कैसा है? उत्तल लेंस है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा कांच का गुटका लें, वहां पर एक यहां से केंद्र लेकर कुछ दूरी लेकर हमने एक चाप यहाँ पे लगा दिया और इधर से भी हमने चाप लगाया, तो जो बीच में दबा हुआ और किनारों पे उठा हुआ है ये भी एक लेंस बना। इस लेंस को हम अवतल लेंस कहेंगे। कौन सा लेंस कहेंगे? अवतल लेंस कहेंगे। अवतल लेंस। इसमें आपने पहले परावर्तन के नियम में पढ़ा था कि जो वक्रता केंद्र है और यहाँ अगर दूसरा, दोनों के अगर वक्रता केंद्रों को आपस में मिला देंगे सीधी रेखा, तो इसको हम मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या नाम देंगे?
मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, ये जो रेखा है काल्पनिक रेखा, इसको हम प्रकाशिक रेखा बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रकाशिक रेखा। प्रकाशिक रेखा, प्रकाशिक रेखा काल्पनिक रेखा होती है। और जो ये वाले जो मुख्य अक्ष और प्रकाशिक रेखा के मध्य में जो बिंदु होगा जहां मिलेगा, इसको ओ कहेंगे। ओ माने इसे प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे, इसका नाम होगा प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, इसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और आपने पहले भी पढ़ा है आवर्तन के नियम अवतल दर्पण में कि प्रकाश जब सी और ओ के बीचों बीच में एक बिंदु होगा, यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के बिंदु को क्या कहते थे? फोकस कहते थे। इसमें भी सी और इसके बीच के बिंदु को एफ कहेंगे। यहां भी इसके बीचों बीच में बिंदु होगा जिसे हम एफ कहेंगे, फोकस। अब चूंकि ये दो एफ हैं तो इसलिए इसे F1 और इसे हम F2 कह सकते हैं। इसी कंडीशन में हम इधर देखें, इसमें अवतल में भी जो आकृति बनी, इसमें भी बीचों बीच में जो रेखा होगी ये आपकी प्रकाशिक रेखा होगी, और दोनों को मिलाएंगे ये मुख्य अक्ष होगी। और जो यहाँ पर ये जो होगा ये प्रकाशिक केंद्र होगा, ये आपका सी, और बीच में अगर देखेंगे तो ये एफ होगा यानी कि फोकस, और ये एफ होगा, ये आपका दूसरा फोकस होगा। यानी कि लेंसों में दो दो फोकस होंगे आपके, दो दो वक्रताएं की त्रिज्याएं होंगी। अगर हम इसे C1 ना लिख के अगर हम इसे हटाएं तो इसे हम 2F1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि F1 और ये इसके डबल पे होगी, 2F1 होगी। इधर देखें तो इसे हम 2F2 यानी कि F1 2F1 और ये F2 इसे हम 2F2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहां भी हो जाएगा। ये हमारे लेंसों में ये उपयोगी होगा।